नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत देश के दिलों में राज करने वाले हर भाई बहन का स्वागत करते हैं राष्ट्र के हित के नाम में राष्ट्र के हित के चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ विजय सर यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वीवीआईपी क्वेश्चन कह सकते हैं। इनको जरूर वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो सभी लोगों को पता है जो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं तो आपके प्लेटो हैं। सेकंड की बात करेंगे कि हासिल के संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया? जो हासिल का संप्रत्यय है गणित के सर्वप्रथम ने किसने दिया? तो आपके श्रीधर ने दिया था। ठीक है, ये हस्तलिखित नोट है, नोट्स बनाया हूँ केवल आपके लिए। हस्तलिखित नोट इसलिए बनाया हूँ क्योंकि यहाँ पर गलतियों का कोई क्लियर नहीं है कि यहाँ पर गलतियाँ, क्योंकि आंसर गलत हो जाते हैं। आप लोग कई बार कमेंट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पूरा हस्तलिखित नोट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें आपको निष्फिक्र रहना है। क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई बराबर 3.1416 प्रतिपादन किया? तो आर्यभट्ट फर्स्ट ने किया था। और पाई का मान कितना होता है? 3.1416 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? HCF मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो दो अभाज्य संख्याएं होगी तो आपका क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, दो अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि मान लीजिए अभाज्य संख्या आपकी 17 हो गई, दूसरी आपकी 19 हो गई। अब ये दो आपस में 17 से दोनों कट नहीं सकती, क्योंकि महत्तम समापवर्तक वह होता है जो दोनों इसे दो से अगर हम यहाँ पे भाग देंगे तो दोनों में जाना चाहिए, 17 में भी जाए 19 में भी चाहिए। तो एक ही केवल ऐसी संख्या है जो 17 19 में दोनों में भाग जाएगी, बाकी अलग अलग विषम संख्याएं हैं, दो डिफरेंट आपके विषम संख्याएं हैं, तो उनका क्या HCF एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी 1 होती है। देखिए, अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 होता है, और वहीं पर प्राकृत संख्या की बात की जाए तो 1 होता है। कंफ्यूजन में नहीं रखना, क्लियर कर लीजिएगा कि सबसे दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी प्राकृत जो संख्या होती है वो आपकी 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या मतलब संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक चलती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की गई है, तो पूर्ण संख्या आपकी 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो देखिए, जब दो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच कितनी अनंत परिमेय संख्याएं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हर भाई बहन का स्वागत है। ठीक है, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की। आप यहाँ पे आई बटन पे जाएंगे तो आपको पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारे प्रैक्टिस जरूर अटेंड कीजिएगा। सभी एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, अपडेट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, प्रथम 5 रूढ़ यानी कि अभाज्य जिसे बोलते हैं, ये भी दीजिएगा। रूढ़ जो शब्द होते हैं उन्हें अभाज्य बोला जाता है। अगर रूढ़ शब्द आ जाए तो उन्हें समझ लीजिएगा कि अभाज्य ही बोला जाता है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपकी, पहला प्रथम अभाज्य संख्या 2 कहलाता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 11। प्रथम 5 यानी प्रथम यानी स्टार्ट से लेना है, तो स्टार्ट आपका 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, तो 2 से लेंगे क्रमशः आपकी 5वीं संख्या तक लेंगे। 5 संख्या, तो 2 3 7 5 11 ले लिए, इनका योग करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 5 रूढ़ या अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है, तो सभी हर भाई बहन को पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गणित जो विज्ञान होता है आपकी गणनाओं का विज्ञान होता है। किसके? गणनाओं का विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। जो आपके अंक गणित का शिक्षण का उद्देश्य होता है वह होता है दैनिक जीवन के कार्य हेतु। हर फ्रेंड्स, हर भाई बहन से यहाँ पे निवेदन करता हूँ, राष्ट्रहित के नाम चैनल है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हर भाई बहन से निवेदन है, हर भावी होने वाले आप
हमारे भारत देश के शिक्षक हैं, तो निवेदन करता हूं पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो ज्वाइन करिए। आपको पीडीएफ फाइल इसकी 1 या 2 दिन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य आपका दैनिक जीवन में कार्य हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, किसका कथन है? जो गणित की आपकी उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, तो संपन्नता से जो संबंधित है यह कथन आपके किसने दिया था? नेपोलियन ने दिया था। किसका कथन है भैया? नेपोलियन का कथन है कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, आपके नेपोलियन का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उच्च शिक्षा में या की कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? उच्च शिक्षा में या कि उच्च कक्षाओं में गणित की ऐसी कौन सी विधि है जो ज़्यादा लाभदायक हो? ठीक है, तो आपकी निगमन विधि कहलाती है, जहां पर पहले नियम बताया जाता है, इसके बाद आपका उदाहरण से संबंधित समझाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, वन लाइनर यहाँ पे सभी क्वेश्चन है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है? जो गणित की आपकी सर्वाधिक प्राचीन शाखा है तो आपकी अंक गणित कहलाती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन में कोई नहीं रहेगा, हर भाई बहन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसको जरूर फिलअप करिए। कमेंट बॉक्स होता है कमेंट करने के लिए, तो आप सभी हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रहित के नाम चैनल है, ठीक है, हिंदुस्तान का चैनल है, आपका परिवार है, ठीक है, आपका फैमिली है, तो जरूर इसे फैमिली को बड़ा कीजिए और अपने फैमिली की तरह समझकर इसे जरूर यहाँ पे शिक्षण क्या है, ज्ञान, यहाँ पे जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो उनको जरूर आप एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मैं गलती करता हूँ कुछ भी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मनुष्य है, गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ह्यूरिस्ट विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? ह्यूरिस्ट विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? स्वयं करके सीखना। ह्यूरिस्ट विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? स्वयं करके सीखना। और ह्यूरिस्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। कौन है प्रतिपादक? ह्यूरिस्ट विधि के आर्मस्ट्रांग है, और इनका जो केंद्रीय सिद्धांत है स्वयं करके सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि निगमन विधि या विश्लेषण विधि में आपका क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला आपका यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है कि रेखा गणित में सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? अब बात की गई है रेखा गणित की, इसमें सर्वाधिक उपयुक्त आपका विश्लेषण विधि कहलाता है, ठीक है। कौन सा होगा? विश्लेषण विधि हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा कि उदाहरण से नियम बनाया जाता है। उदाहरण से नियम बनाएंगे, तो पहले उदाहरण शब्द आ गया तो कुछ नहीं करना है, आगमन विधि हो जाएगा। अगर उदाहरण आ जाए, उदाहरण से हम नियम बना रहे हैं, तो आपका आगमन विधि होगा। अगर यहीं पर दिया होता कि नियम बनाकर हम उदाहरण पेश करते हैं, पहले नियम बनाते हैं फिर उदाहरण पेश करते हैं, तो आपका निगमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण से नियम बताया जा रहा है, तो आपका आगमन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि क्या है? अब छोटी कक्षाओं क्या कहलाएगी? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, ये छोटी कक्षाएं कहलाएगी, यानी प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक शाला का है, प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं, प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कह सकते हैं। तो आपका क्या आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण देकर बच्चे जल्दी समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है वन लाइनर क्वेश्चन है कि आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है? जो आपका आगमन विधि है वह किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है? तो वह विशिष्ट से समान की ओर होता है। आगमन विधि कैसा होता है? विशिष्ट से समान की ओर होता है। उदाहरण जैसे सूत्र नियम समान होते हैं। क्या है? सूत्र और नियम क्या है? समान होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वन लाइनर दिया है कि गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? तो आपके महावीराचार्य जी की पुस्तक है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि गणित सार संग्रह की किसकी पुस्तक है, बताइए, ऑप्शन दे दिया गया, तो ऑप्शन में जो आपके महावीराचार्य जी होंगे उन्हीं को क्लिक करके 1 नंबर पक्का कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक के लेखक हैं। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके भास्कराचार्य सेकंड है, ठीक है। भास्कराचार्य फर्स्ट मत करिए, आइएगा लीलावती पुस्तक अगर आ जाए तो भास्कराचार्य क्या सेकंड में क्लिक करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, क्योंकि यह बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या है? गणित दिवस है, ठीक है। तो गणित पेडागोजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 1 नंबर क्लियर करने वाला क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आपके श्रीनिवास रामानुजन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी। देखिए यहाँ पर तो एक क्वेश्चन ये बन गया है कि मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपके इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ इलाहाबाद कहाँ है, आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इलाहाबाद में हुई थी, कौन किया था। ठीक है, इलाहाबाद में किसने की थी। ठीक है, तो प्रोफेसर BN प्रसाद ने किया था। किसने किया था, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में हुई, किसने किया अगर आ गया तो प्रोफेसर BN प्रसाद ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है, अभी राजा या ऐसे पढ़ते थे, लेकिन ये न्यू क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है कि गणित विज्ञान की रानी है, कौन है भैया रानी। रानी कौन है यहाँ पे, क्वीन कौन है, जो मैथमेटिक्स की क्वीन है वो कौन है, आपके गणित विज्ञान की बात की गई है, यानी कि मैथ साइंस की रानी आपकी गॉस को कहा गया है। ठीक है, गणित विज्ञान की रानी किसका कथन है, या किसका कथन है भैया, गॉस का कथन है कि जो गणित और विज्ञान होती है, क्या विज्ञान की रानी कौन कहलाती है, गणित कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है, तो आपकी अंकगणित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समखटभुज में विकर्णों की संख्या होगी न होगी। अब आ गया क्वेश्चन में कि एक जो समखटभुज है उनके विकर्णों की संख्या होगी न होगी। अब देखिए ये आपको सूत्र दिया गया है कि n(n-1/2 - n) ये दिया है, जैसे समखटभुज दिया है। समखट मुझे सभी जो भुजाएं, कितने खट मतलब होता है 6 होता है ना, तो 6 जो जहां पर n लिखा वहां आपको 6 कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा विकर्ण में। अगर खटभुज पंचभुज ठीक है ऐसे आ गया विकर्ण में, तो आप कैसे इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आपको क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे n दिया है तो क्या करेंगे, क्या खटभुज में 6 विकर्ण हो जाएंगे, तो 6 - 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बटे में क्या है 2 कर देंगे, और माइनस यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या होता है देखिए, छोटा कोष्टक पहले हल करते हैं। 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5 बचेगा। ठीक है, 6 गुणे 5/2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30/2 हो जाएगा, 30/2 यानी 15 हो जाएगा, और 15 में अगर -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए हो, ये ट्रिक के माध्यम से आपके विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी। अब बात आ गई शून्य की खोज किसने की थी, तो भैया आपके आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। कंफ्यूजन में बहुत मत रहिएगा, अगर बात आ जाए खोज की बात आ जाए, ठीक है, तो वो आपका आर्यभट्ट होगा। ठीक है, अगर बात आ जाए कि प्रयोग किसने किया था, तो आपके ब्रह्मगुप्त ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 होता है। अगर यहाँ पर पाई दिया हो तो वह अपरिमेय कहलाएगा, अगर 22/7 दिया हो तो परिमेय कहलाएगा। ठीक है, कैसे, अगर कोई बटे के रूप में या भिन्न के रूप में हो तो वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर बटे और भिन्न के रूप में हो तो आपके परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर बटे में अगर, क्योंकि मान यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7, तो आपका क्या भिन्न में आ जाता है। अगर संख्या भिन्न में आ गई तो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, अगर पाई दे दिया गया तो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गणित की प्रकृति है, तो गणित की प्रकृति आपके तार्किक होती है। ये यूपी टेट 15-17 में पूछा जा चुका है। सी टेट में, MPTT, CGTT, रीट में सभी में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है सभी लोग जानते हैं 180 अंश होता है। ठीक है, ये सूत्र निकाल लेता हूं कि अगर आ गया कि अंतःकोणों का योग के सूत्र क्या होगा है, तो भाई n-2 × 180 कर लेना है। n क्या है, आपका अंतःकोणों की संख्या है। क्या है, कोणों की संख्या है। ठीक है, अब भैया त्रिभुज के तीनों क्या दिया, अंतःकोण दिया ना, 3 रख देंगे, यहाँ पर लिख के देख सकते हैं आप। तो n का मान अगर 3 कर लेंगे तो 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 180 से करेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ये आपके यूपी टेट 2017 में पूछा गया था, सी टेट 2000 कितने पिछले 2017 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके 2013 में MPTT का हुआ था वर्ग 3 का, ठीक है, संविदा का, उसमें भी पूछा गया था। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। जो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है वो आपका कितना होता है, 540 होता है। कैसे निकालेंगे, देखिए पंचभुज मतलब 5 भुजाएं हैं ना, n-2 मैंने बोला था, n-2 मैंने बोला था ना, तो देखिए n का मान यहाँ पे 5 हो गया ना। देखिए यहाँ पे सभी का सोल्यूशन यहाँ पूरा अब तो सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं।
n का मान 5 हो गया, -2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 180 कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स क्वेश्चन प्रूफ के साथ यहाँ पर क्वेश्चन कराया जाता है। तो 5 - 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 × 180 करिए, क्या है आपका 540 आ रहा है। आप बोलेंगे 18 3 54, जीरो लगा देंगे, 540 आ रहा सर, तो बिल्कुल क्या प्रूव हो गया ना। तो ये आपका सूत्र बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 540, ठीक है। विभाजन का अनुपयोग विभाजन का उपयोग किया जाता है, जो विभाजन का उपयोग किया जाता है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। विभाजन का उपयोग, मान लीजिए रेखा बहुत लंबी है, अपनी स्केल छोटी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई विभाजन किया जाए तो रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए ही विभाजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हर भाई बहन समझ गए होंगे। हर भाई बहन से निवेदन है ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, ठीक है। ये राष्ट्रहित के नाम चैनल है, राष्ट्रहित के नाम चैनल है, शिक्षा जगत का चैनल है, इसी का सपना है जितने अपने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं सभी सिलेक्शन पाएँ, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण जो होता है नामक विधि का मुख्य क्षेत्र किसका था। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था, तो R.A. फिशर का था। अगर एग्जाम में आ जाए तो R.A. फिशर करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, किसका कथन है, तो रोजर बेकन का है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, लगभग 99% ये क्वेश्चन सभी में पूछा जाते हैं, यानी कोई भी एग्जाम हो टीटी का, ठीक है, शिक्षा भर्ती का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जरूर इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, गणित एक भाषा है जिसमें परमेश्वर से संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया गया है। यानी गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर संपूर्ण जगत ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसने कहा, तो गैलीलियो ने कहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आ जाए कि गणित एक भाषा है जिसमें परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड लिख दिया तो आपका गैलीलियो कहला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए अपडेट क्वेश्चन है कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। यह कथन किसने है, तो बेल ने कहा है कि जो गणित है ना वो विज्ञान का नौकर कहलाता है, नौकर माना जाता है। वो आपका किसने कहा, तो भैया बेल ने कहा था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गणित सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा, तो हागवेन ने कहा था। गणित किसका दर्पण है, सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा था, हागवेन ने कहा था। नेक्स्ट है, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। गणित में किसकी स्थापना, सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि आपकी निगमन विधि मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नियम के आधार पर नियम बताते हैं, सूत्र बताते हैं। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। गणितीकरण यानी बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया है उनका पूरा गणितीकरण कर देना ही एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य माना गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी के लिए यहाँ पर वीडियो पसंद आएगा, आई होप, बिल्कुल, ठीक है। और फ्री पीडीएफ पाने के लिए सर्च करना है आपको टेलीग्राम चैनल पर रॉकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आप आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बहुत ही अच्छा गोल्डन वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद सभी मित्रों को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।